क्या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश की गई गाजा पीस डील या गाजा पीस एजेंडा फेल हो जाएगी? क्या इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग जारी रहेगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को खत्म करने की, नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। नेतन्याहू की ओर से यह बात तब कही गई जब हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस के प्रस्ताव के कुछ पॉइंट्स को स्वीकार करने की बात कह दी है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को हमास पर विश्वास नहीं है, इजराइल को हमास पर विश्वास नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की माने तो हमास का विसैन्यीकरण या तो ट्रंप के प्रस्ताव से होगा या इजरायली सैन्य कार्रवाई के जरिए हासिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गाजा से इजराइल की पूरी तरह से वापसी नहीं होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में इजराइल के सैनिकों की यानी कि आईडीएफ की पूरी वापसी का जिक्र है और हमास भी लंबे समय से यही मांग कर रहा है। यानी टकराव थमने की तस्वीर तो अभी दूर की कौड़ी ही नजर आती। नेतन्याहू ने हिब्रू में एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें कहा कि इजराइल की सेना गाजा में अपने कब्जे वाले इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखेगी। योजना के सेकेंड फेज में हमास को निशस्त्र कर दिया जाएगा, गाजा का पूरी तरह से विसैन्यीकरण कर दिया जाएगा। अब चाहे इसके लिए कूटनीतिक तरीका अपनाना पड़े या इजराइल सैन्य तरीका अपनाए, और जल्द सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा भी होगी, क्योंकि इसके लिए इजराइल और हमास एक मिस्र में बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। यानी ट्रंप की शांति डील होने से पहले नेतन्याहू नए तेवर में नजर आ रहे हैं। और जब से पीस डील की बात हुई है तब से इजराइल के हमले गाजा में बढ़ गए हैं। इजराइल ने अपने हमले की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ा दी है। भले ही ट्रंप की ओर से पेश की गई शांति डील कुछ बिंदुओं पर हमास ने हामी भर दी हो, लेकिन इजराइल अब भी हमास पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भरोसा कर रहे हैं, इजराइल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमास की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। यानी ट्रंप की शांति डील का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो दुनिया को एक नई शांति देने आए, लेकिन अब वही शांति डील न सिर्फ खतरे में है, बल्कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद टूटने के कगार पर खड़ी है। चलिए समझते हैं ट्रंप की शांति डील के मेन पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे अहम पॉइंट था तत्काल संघर्ष विराम हो जाए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। दोनों पक्षों में सहमति बने, युद्ध तुरंत रोका जाए, बंधकों की रिहाई, सभी इजरायली बंधकों को 48 से 72 घंटे में रिहा किया जाएगा। गाजा का टेरर फ्री इलाका होगा, हमास के प्रभाव को कम करना और नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। इजराइल की आंशिक वापसी या आईडीएफ की स्टेप बाय स्टेप घर वापसी, निर्धारित रेखा तक आईडीएफ के पीछे हटने और युद्ध रेखाओं को स्थिर करने का प्रावधान दिया गया था। गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, तकनीकी समिति गाजा के प्रबंधन में मदद करेगी। हथियार छोड़ने वालों को माफी, अगर हमास के सदस्य हथियार छोड़ने को तैयार हो तो उन्हें सुरक्षित निकासी का विकल्प मिलेगा, यानी कि हमास के लोग फिलिस्तीन में रह ही नहीं सकते। इसके अलावा गाजा को रिबिल्ड करना मतलब दोबारा से बनाना और उसके लिए आर्थिक सहायता देना। गाजा को अंतर्राष्ट्रीय मदद और विशेष जोन का प्रस्ताव दिया था। पीस डील की पेशकश के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने गाजा पर नियंत्रण छोड़ने और शांति समझौते पर सहमति नहीं दी तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चौथी पांचवी बार यह चेतावनी जारी कर चुके हैं। ना ही तो हमास की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है और ना ही इजराइल के कान पर जू रेंगने को तैयार है। हालांकि जल्द ही पता चल जाएगा कि हमास वास्तव में शांति चाहता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका की शांति योजना के समर्थन में है, लेकिन अब नेतन्याहू की ओर से जारी किए गए इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप की शांति डील फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि भले ही ट्रंप को शांति डील पर भरोसा हो, जिसके लिए नेतन्याहू को भी वो सहमत करवा चुके हैं बकौल डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के लोगों को हमास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, फिलिस्तीन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, जो इस डील के फेल होने की मुख्य वजह बन सकती है। तो आखिरकार यह जंग किस तरफ जा रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इंटरनेशनल डिबेट शुरू करने से पहले दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त खिवराज जहांगीर जुड़ रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि वो प्रोफेसर और डायरेक्टर है सेंटर फॉर इजरायली स्टडीज ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं। अतुल त्यागी जी, आपसे शुरुआत करें, लेकिन पहले मैं कौल साहब से समझना चाहूंगा। कौल साहब इस पीस डील के बड़े समर्थक रहे हैं और वो चाहते हैं कि पीस हो, हमारे भारतीय चाहते हैं पीस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौल साहब डोनाल्ड ट्रंप, हमास और इजराइल ऐसा सोच रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आई हैव नो हेजिस्टेंस टू से दैट येस्टरडे एंड टुडे आर वन ऑफ द बेस्ट डेज इन लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि एक पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि हमास हैज एग्रीड टू रिलीज द हॉस्टेजेस। नंबर टू, इजराइल हैज स्टॉप्ड द बम्बार्डमेंट एज ऑफ नाउ। नंबर थ्री, कुशनर and there is a delegation going from US actually left this today's अभी संडे का मॉर्निंग है, वो लोग लीव कर चुके हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा। 47 के करीब लोग बंधक हैं, जिसमें से एंटिसिपेटेड है बिटवीन 20 एंड 25 इजरायली 20 एंड 25 may have died, so maybe handing over of the bodies। और वहां पे 1600 समथिंग, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1700 बंधक हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं जिनको कैप्चर किया हुआ है इजराइल ने आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत अच्छी खबर है दोनों साइड की फैमिलीज के लिए। और अभी एज ऑफ नाउ बम्बार्डमेंट रुक चुकी है फ्रॉम द साइड ऑफ इजराइल, एंड ट्रंप ने ये बोला है कि प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस, और ये आपको एक विंडो मिल रही है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करें, दोनों साथ आए, जस्टिस मतलब एक फेयर डील होगी। और उसके तहत इस समय जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि स्वैप ऑफ प्रिजनर्स होगा। और इजराइल में एक बड़ा फेस्टिवल भी आ रहा है, नितनयाहू के ऊपर बहुत प्रेशर है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कि इस फेस्टिवल तक आप अपने प्रिजनर्स का एक्सचेंज कराइए, रिलीज कराइए, उन्हें घर पहुंचाइए। और दूसरा एक लाइन है गाजा के दौरान जिसके इस साइड पे इजराइल को विड्रॉ करना है, लेकिन स्टेप वन है कि इजराइल ने बम्बार्डमेंट रोकी है। नाउ द बॉल इज इन द पक्ष ऑफ हमास कि वो क्या प्रिजनर रिलीज करते हैं और बॉडीज हैंड ओवर करते हैं, और द अदर साइड क्या इजराइल भी उनके प्रिजनर्स को रिलीज करता है। और ये सब इजिप्ट इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इजिप्ट को बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी इस काम के लिए, क्योंकि जितना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हमास में फिलिस्तीन में दिख रहा है, अगर आप वर्ल्ड वॉर टू में बर्लिन को देखें आफ्टर द वॉर वाज ओवर, इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट टोटल डेवेस्टेशन। बहुत यंग लोग, 60,000 पीपल हैव डाइड, बहुत यंग लोग, इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है। और हमारी आगे वाली जनरेशन सबसे पूछेंगी कि जब ये लड़ाई चल रही थी आपने क्या किया उसे रोकने के लिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रंप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और मैं तो उम्मीद करता हूं कि दुनिया के सब देश मिलकर इसका सपोर्ट करें। और फिलिस्तीन की रीबिल्डिंग कॉस्ट जो $350 बिलियन है, अगेन इट्स अ कांग्रेचुलेशन टू द अरब वर्ल्ड विच हैज एग्रीड टू पे फॉर दैट। तो एक ये सबको मिलके एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और विवेक जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, और ये आप देखेंगे इससे एक रिपल डाउन इफेक्ट आएगा, लोगों को दिखने लगेगा कि हम वॉर रुकवा सकते हैं विद प्रेशर। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। तो लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे? उनका यह मानना है कि हमास बिल्कुल हमेशा इजराइल को तंग करती रहेगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो आप प्रपोज प्लान है उसमें यह है कि हमास के लिए एमनेस्टी, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और नंबर टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमास के लिए, कि उनको अपनी कंट्री को लीव करने जाने दिया जाएगा। और वही मैंने आपके लास्ट शो पे बोला था कि एक पॉइंट पे अटकेगी बात तब जब ऐसे लोग जिन्होंने डायरेक्टली बहुत लोगों को मारा है, क्या उनको इजराइल रिलीज करेगा। रिलीज करने के लिए एज ऑफ नाउ आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप। मैं अतुल त्यागी जी से इसका जवाब चाहूंगा। अतुल सर, आपको क्या लगता है? विवेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं इस बात को इस तरह से लूंगा कि
सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है इसका वर्ल्ड वाइड समर्थन होना चाहिए। और यह एक अच्छी नीयत के साथ में, और उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं इसके साथ जुड़े हुए, जो कि जिसके लिए कि वो एक वर्ल्ड के अंदर अपना एक स्थान चाहते हैं, शायद हिस्ट्री में भी अपना नाम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, शायद नोबेल प्राइज के भी करीब आना चाहते हैं। ये सब भी एक इश्यूज हैं जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब बेहद जबरदस्त इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पूरे कवायद में। बात यह है कि अगर आप याद करें कि इजराइल का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी याद दिलाया था कि 3000 सालों का प्रोसिक्यूशन जिस कम्युनिटी ने, जिस नेशनलिटी ने फेस किया हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वह एक सीज फायर प्लान को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले। आज भी जब इजराइल पीछे जा रहा है या अपनी लाइन की तरफ जहां सीज फायर की बात कर रहा है, तो आज भी वो पीछे मुड़ मुड़ कर और गोली और विस्फोटक का प्रयोग करते हुए ही पीछे लौट रहा है। आपने जो कहा कि साहब कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के वार्निंग के बाद में भी उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक की, ये उसी का नतीजा है। ए डिसबिलीफ, a total confusion and total lack of faith एग्जिस्ट करता है इजराइल और हमास के बीच में। हमास 2005 से इजराइल को पूरी तरह से परेशान कर रहा है, और जो काम हमास ने किया, देखिए 1200 लोगों को मारना, 250 को किडनैप करके ले जाना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमास कोई बहुत अच्छी नीयत वाला एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको सडनली एक स्पिरिचुअलिटी आ गई हो और उसने सोचा कि भाई अब जो है वॉर बंद करनी चाहिए, बहुत कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमास की कमर टूट चुकी है, हमास की लीडरशिप समाप्त हो चुकी है, फर्स्ट लाइन लीडरशिप समाप्त है। कटार पर जो हमला हुआ सितंबर 9 को, वो यूएस को भी एक सबक था कि इजराइल आपका बहुत बड़ा मित्र होते हुए भी, मैं इजराइल को मित्र इसलिए कहता हूं कि अमेरिका इजराइल को मित्र ही मानता है अपने लेवल का, भले ही वो इजराइल एक छोटा सा इंडिया की हरियाणा स्टेट के बराबर हो, मगर अमेरिका में उसकी जो पोजीशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो एक अलग है। और इसी तरह से अमेरिका को भी उन्होंने मैसेज दिया कि हम अपने हितों पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कतार में जाकर हमास की लीडरशिप को समाप्त किया। आज हमास के पास में कोई भी विकल्प नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रस्ताव को वो माने और उसको अमल में लाएं। और उनके पास में ये कोई वो एक मानवता के नाते नहीं कर रहे हैं, ये बात इजराइल को मालूम है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मालूम है। और जैसा कि धीरज कौल साहब ने कुछ बातें कही, मैं समर्थन करता हूं इस बात का कि हमास से एक ही प्रॉब्लम आने वाली है, जो मुझे भी उसका अंदेशा है कि दो बातों पर अभी तक वो राजी नहीं हुए। एक कंप्लीट डिसआर्मामेंट और दूसरा एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नेंस। 2005 से जो ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन और गाजा को एडमिनिस्टर कर रही हो, ना कि पब्लिक की सपोर्ट से बल्कि पब्लिक को डराकर, धमकाकर और टेररिज्म फैलाकर, वह ऑर्गेनाइजेशन क्या करने आई थी? ये नेशनल्स कहां से आए थे? तमाम मुस्लिम कंट्रीज से इकट्ठे हुए थे, वो तमाम जाने के लिए। आज आप यकीन करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान को तहत वो सब जाने के लिए तैयार हैं अपने अपने देशों में। वो इन दोनों पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं पर एक प्रॉब्लम आएगी इस पीस प्लान के अंदर, जिसको मैं चाहता हूं कि वो लागू हो। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जानते हैं कि इस समय एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस सबसे पहली कार्रवाई है, जो कि फ्रंट लाइन एक एक्टिविटी दिखे और जिससे कि विश्वास जमे, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए, क्रेडिबिलिटी बने। और जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं पर जो इमीडिएट सीजफायर और ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे ही ये होता है, तो कहीं पर मुस्लिम देश जो कि जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, जिनको कि अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में दिया, आप ये जान लीजिएगा कि हमास डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं माना है। हमास इसलिए आज इस ट्रीटी में शामिल हो रहा है कि तमाम मेजर मुस्लिम कंट्रीज रास्ते बंद हो चुके हैं उसके लिए, मेजरली रास्ते बंद हो चुके हैं उसके लिए, अब कोई विकल्प बचा नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों त्यागी साहब, मुझे इंट्यूशन ये होता है कि एक बार ये हैंडओवर हो जाए, बंधक सारे वापस आ जाएं, इजराइल फिर से जो है वो अपना काम शुरू कर देगा, हमास के वाइप आउट का काम। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों।
अभी तक क्या खामियां रह गई हैं और हमास का जो नेचर रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि हमास के अगर, और इसमें ये जो पीस डील है जो होनी है, इसमें एक एजेंडा में ये भी है कि आप जो है वो 150 से 200 उन लोगों को छोड़ेंगे जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मैं कौन साहब, एक सेकंड में सारे गेस्ट का एक रिएक्शन ले लो, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। जाकिर हुसैन साहब क्या कहते हैं, क्या उनको लगता है पीस डील हो जाएगी, ये जो डील करने की तैयारी है, या फिर इजराइल हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है? पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और पास में क्या हुआ उसको भूल जाना चाहिए, नंबर एक। लेकिन ये हमारे सोचने और समझने से नहीं होगा दोनों पार्टीज क्या चाहती हैं। एक तरफ हमास ने एक पहला स्टेप आगे बढ़ा है और उसने ये कहा है कि चलिए हम जो है फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि हमास, क्या इजराइल के ऊपर बिलीव किया जा सकता है कि वो अटैक नहीं करेगा, इसी बात को लेके हमास भी चिंतित है कि अगर हमने आर्म्स डाल दिया, जो कि किसी भी जो है सीज फायर होता है या कहीं लड़ाई खत्म होती है, आर्म्स डालना जो है लास्ट स्टेज होती है। सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाते हैं, ट्रस्ट डिफिसिट खत्म हो जाता है, तब उसके बाद आर्म्स को ड्रॉप किया जाता है, आर्म्स को सरेंडर किया जाता है। लेकिन यहां पर मामला कुछ और लग रहा है। न तो इजराइल पैलेस्टीन की टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है, न तो नेतन्याहू टू स्टेट थ्योरी को मान रहे हैं। कहां पैलेस्टाइन होगा, स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन कौन रूल करेगा, पैलेस्टीनियन पीपुल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये सेकेंड स्टेज ऑफ द प्लान जो है, यही जो है लाके फिर जो है सिचुएशन को खड़ा करेगा और इसी को लेकर हमास चिंतित है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमास नहीं हटा है। इस बात को आप मान लीजिए, वो तो मानते ही है कि जैसे ही हम सरेंडर कर देंगे हमको मारा जाएगा, बिल्कुल सही वो बात। बिलीव ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये अरब देशों का सरेंडर हुआ है अमेरिका के सामने, ना कि हमास का, क्योंकि जो सारी टॉक हुई है उसमें हमास था ही नहीं कहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये अरब देश जो है अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं और उस वक्त जो है सारा सरेंडर हुआ है। अब आप उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए। नहीं, वो सीधी सी बात है, हमास अगर डिसआर्मामेंट में जाएगा तो बेशक वो मारे जाएंगे और उनको वो छोड़ेगा ही नहीं इजराइल, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये एक ट्रस्ट डिफिसिट बना हुआ है। और एक मिनट, अभी आप जो है अरब नेशंस जो बात कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट पे डिफरेंस आ रहा है। इवन पाकिस्तान जो बैठा हुआ है वो अपनी पार्लियामेंट में कह रहा है कि ट्रंप ने वो मसौदा चेंज कर दिया जिसपे हम लोग एग्री किए थे। अब था कि नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूरे अरब कंट्री जो 7-8 कंट्रीज वहां पे थे, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये चेंज हो गया है, अल जजीरा पे इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पे इनकी दोहरी नीति भी है, वो ट्रंप के सामने झुके हुए हैं। लेकिन एक बात यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इजराइल ने इसको खत्म नहीं किया, निगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं किया, तो इजराइल इसको खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की शक्ति फॉर एवर नहीं है। ये लड़ाई चलेगी और अगर नेतन्याहू इसको समझ जाते हैं तो बैठ के डील कर ले, नहीं तो ये जनरेशन के आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ये वार जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने सरेंडर करना नहीं सीखा है। ये फिर आएंगे लाइक फिनिक्स, फिर से ये अपनी राख से फिर उठेंगे, ये लड़ाई चलेगी। और मैं एक बात बता दूं, जिसको ये मुस्लिम से जोड़ते हैं, मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। 3000 साल, इस्लाम तो 1400-1450 साल पहले आया है। 3000 साल से लगभग ये 7 बार वहां से मारे गए हैं, हटाए गए हैं। 7 बार वहां से इनको भगाया गया है, इनको बुचर किया गया, और इनकी एक ही हिस्ट्री रही है। जब ये पावर में आते हैं वहां पे बर्बरिज्म फैलाते हैं, जैसे आज किया है। ये हकीकत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसको नहीं, तो बार्बरिज्म कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, हमास कर रहा है? नहीं, हमास को किसने क्रिएट किया? इजराइल ने किया। हमास ने इसलिए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिवाइड, आप हिस्ट्री पढ़िए कौल साहब, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 1948 में जब इजराइल को यूएन ने बनाया, तो उसके बाद तो सबसे पहले अरब देशों ने हमला किया। नहीं, अब लेकिन थोड़ा सा डिबेट इसमें घूम जाएगा, इस पर हम किसी और दिन चर्चा, मतलब वो हम उस पर नहीं जाते, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल हो जाएगा। सैयद रुमान हाशमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और जहांगीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सेंटर स्टडीज के प्रोफेसर है वो।
जहांगीर साहब, आपका एक रिएक्शन, आपको क्या लगता है ये रुक जाएगा? उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, आशमी साहब। नमस्कार। देखिए, इसके रुकने के आसार पूरे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब का मोह भंग हुआ है। ट्रम्प साहब का मोह भंग एक तो नेतन्याहू से हुआ है, और ट्रम्प साहब का एक मोह भंग अपनी धमकाने वाली राजनीति से हुआ है। जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तब उन्होंने हमास को ये धमकी दी थी कि मेरे शपथ के पहले पहले सारे बंदी रिहा हो जाने चाहिए, नहीं तो नरक मचेगा। हमास ने वाकई में मतलब जो भी उनकी दिक्कत भरी धार्मिकता या जिहाद वाली मानसिकता है, वो कहिए अलग बात है, पर उन्होंने अपने वजूद को बचा लिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी धमकियों भरे महीने निकाले, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये तो समझ में आ गया कि धमकी देने से काम चलेगा नहीं। दूसरी तरफ उनका मोह भंग नेतन्याहू से हुआ है। अगर आप देखें, पिछले एक महीने में खासकर कतर पे जब इसराइल ने हमला किया था, उसके बाद से दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। न केवल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस पीस डील के लिए मतलब मनाया या दबाया, पर उन्होंने नेतन्याहू से ये भी बात कबूल करवाई कि वो कतार के देश से माफ़ी मांगेंगे जो हमला उन्होंने किया, और अब वो हमास के बाशिंदों को या हमास के लड़ाकों को जो कहेंगे कि हम हथियार डाल रहे हैं और हमारी अब यहूदियों से कोई लड़ाई नहीं है, उनको फिर गाज़ा से बाहर नहीं निकाला जाएगा। एमनेस्टी दी जाएगी जो लोग रुकना चाहें गाज़ा में। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू का मिलिट्री के तौर पे फेल होना गाज़ा में, या इजराइल की मिलिट्री का फेल होना गाज़ा में, और डोनाल्ड ट्रंप का खुद का मुंह भंग होना, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम बात है इस डील के कामयाब होने के पीछे। अब ये कितनी कारगर होगी, उसमें हमास का भी उतना बड़ा रोल है जितना इजराइल की अतिवादी राजनीति का है। एक जो साहब अभी कह रहे थे कि यहूदियों की वजह से या इजराइल की वजह से बहुत नुकसान हुआ है इस इलाके में, ये बात मतलब अपने आप में बड़ी गंभीर है। पर इजराइल का इस समय सारा जोर अपने बंदियों को छुड़ाने पे है। भले ही नेतन्याहू के कुछ मिनिस्टर बहुत अलग बोल भी बोलते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो साफ कर दी है कि गाज़ा को न तो ऑक्यूपाई किया जाएगा न एनेक्स किया जाएगा। उन्होंने 4 दिन डील के पहले ये भी कहा था कि वेस्ट बैंक की जो ज़मीन है वो अनेक्स नहीं होगी, मतलब उस पर इसराइल का कब्जा भले ही है, पर इसराइल विलय नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, विलय नहीं कर विलय नहीं पाएगा। करेंगे, अगर आसान भाषा में समझे तो।